वो कैलिफोर्निया का आदमी है जिस पर आरोप है कि उसने अपने तेज रफ्तार BMW से कुख्यात PCH पर समुद्र तट के किनारे 4 कॉलेज की लड़कियों की हत्या कर दी। अभियोजकों ने कहा यह दुर्घटना नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। फ्रेजियर बॉम्ब पर अक्टूबर 2023 की एक रात पेपरडाइन छात्रों के साथ जो कथित रूप से हुआ, उसके लिए हत्या के 4 आरोप लगाए गए हैं। हत्या के लिए विशिष्ट मानसिक स्थिति का प्रमाण जरूरी है। उन्होंने इस पर बहस की। एक प्रतिजवाबी तर्क था जो हम नहीं दे सके क्योंकि उन्होंने हमें डेटा और जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। अगर बॉम्ब दोषी पाया गया तो उसे कई साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं, लेकिन देश के बड़े आपराधिक बचाव वकील उसके पक्ष में हैं। इस हफ्ते उसके वकील ने इस मामले की दिशा बदलने की उम्मीद में अदालत में कुछ चौंकाने वाले दावे किए। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं लॉ एंड क्राइम की प्रस्तुति में। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। आज जिस कहानी पर चर्चा है उसमें आरोपी फ्रेजियर बॉम्ब पर उतने ही हत्या के आरोप हैं जितने ब्रायन कोबरगर पर इडाहो में लगे थे। यह मुद्दा फ्रेजियर बॉम्ब के वकील एलन जैक्सन ने पिछली सुनवाई में उठाया था। वे कह रहे हैं कि यह मामला हत्या के आरोपों से नहीं जुड़ा होना चाहिए। हे भगवान, ये मामला मैं पहले भी यह कह चुका हूं और मैं फिर दोहराऊंगा, बेहद बहुत ही दुखद। इसे कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन त्रासदी हत्या के आरोप लगाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार का विकल्प नहीं हो सकती। इस हफ्ते मालिबू की अदालत में एलन जैक्सन हत्या के आरोप हटाने की याचिका पर बहस कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखेंगे कि जैक्सन ने क्या कहा और जज ने क्या फैसला दिया। अगर एलन जैक्सन आपको परिचित लगते हैं तो आपको याद होगा वो वही वकील हैं जिन्होंने कैरन रीड का केस लड़ा था। वो आपराधिक बचाव के बड़े नामों में से हैं। इससे पहले कि हम इस हफ्ते अदालत में उन्होंने जो कहा, मैं आपको अक्टूबर 2023 में ले चलना चाहता हूं जब यह त्रासदी हुई थी, और इसी से हमें इस मामले की बात शुरू करनी चाहिए। तो उस समय फ्रेजियर बॉम्ब 20 साल के थे और वो एक BMW चला रहे थे जो उनके माता पिता ने उन्हें उनके 16वें जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। फ्रेजियर कथित तौर पर 45 मील प्रति घंटे की सीमा में 104 मील प्रति घंटे से गाड़ी चला रहे थे। फ्रेजियर पर पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर तेज गाड़ी चलाने का आरोप है। अगर आपने वेस्ट कोस्ट देखा है तो वो जगह बहुत खूबसूरत है। वो सड़क बहुत खतरनाक है क्योंकि ये सीधे पैसिफिक ओशन के किनारे जाती है, और PCH की ज्यादातर तस्वीरें जो हमें मिली वो जनवरी 2020 में जंगल की आग के बाद की हैं। लेकिन जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको उस सड़क का अंदाजा हो जाता है जहां ये सब हुआ था, और वो तारीख थी 17 अक्टूबर 2023। फ्रेजियर बॉम्ब कथित तौर पर गति सीमा से दोगुने से भी अधिक तेज गाड़ी चला रहे थे, और ये 4 लड़कियां PCH के किनारे अपनी कार से उतर रही थी। 20 साल की नियाम रॉल्स्टन, 21 साल की पाइटन स्टीवर्ट, 21 साल की एशिया वेयर, 21 साल की डेस्लिन विलियम्स समेत ये चारों पेपरडाइन में सोरोरिटी की सदस्य और अंतिम वर्ष की छात्राएं थी। वे कॉलेज से ग्रेजुएट होने से बस कुछ ही महीने दूर थी और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली थी। सच में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि बॉम्ब ने अपनी कार से उन्हें टक्कर मार दी और चारों लड़कियों की मौत हो गई। हाईवे का वो हिस्सा जहां बॉम्ब ने टक्कर मारी डेड मैन्स कर्व कहलाता है। KABC के अनुसार वो PCH का एक हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। बॉम्ब को एक हफ्ते बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अरे दोस्तों, जरा सुनो, बिजनेस चलाना वैसे ही काफी मुश्किल है। अक्सर आपको बहुत सी चीजें मैनुअली करनी पड़ती हैं या फिर ऐसे कई एप्स पर निर्भर रहना पड़ता है जो आपस में कनेक्ट भी नहीं होते। यहां हमारे पार्टनर और स्पॉन्सर Odoo मदद करते हैं। Odoo एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटीग्रेटेड एप्स का सेट है जो आपकी सभी ऑपरेशंस, सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग को आसानी से जोड़ता है। Odoo प्रोफेशनल शानदार सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस और वेंडर बिल्स अपने आप बना सकता है। यह खुद सेल्स टीम असाइन कर सकता है और हर स्टेज पर ईमेल अपडेट भेज सकता है। AI की मदद से ऐसे रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं जो निर्णय लेने में सहायक हों, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। उनके एप्स इन्वेंटरी को रियल टाइम प्रोडक्शन और परचेज अपडेट से सिंक करते हैं, जिससे स्टॉक खत्म नहीं होता। अकाउंटिंग भी पूरी तरह ऑटोमेटेड है। Odoo इनवॉइस बना सकता है, खर्च ट्रैक कर सकता है और AI से डेटा समरी कर सकता है, जिससे आपके सैकड़ों घंटे बचते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी ऐप चुन सकते हैं और यहां तक कि कस्टम वर्कफ्लो भी बना सकते हैं। यह सब आपके बिजनेस की जरूरतों के अनुसार बनाया गया है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। Odoo एक्सपर्ट से आज ही मुफ्त सलाह लें। odu.com//
odoo.com/OTC पर। अब फ्रेजियर बॉम्ब पर सिर्फ वाहन से हुई गैर इरादतन हत्या के 4 आरोप ही नहीं लगे थे, वो हत्या के 4 आरोपों का सामना कर रहा है। अभियोजकों का कहना है कि फ्रेजियर ने लड़कियों को टक्कर मारने से पहले सिर्फ 2.5 सेकंड में 93 मील प्रति घंटे से 104 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली थी। ये जानकारी BMW के तथाकथित ब्लैक बॉक्स के डेटा के अनुसार है और अभियोजकों का तर्क है कि ये तेजी से बढ़ाई गई रफ्तार इस बात का सबूत है कि वो ऐसी तरीके से गाड़ी चला रहा था कि इस टक्कर को दुर्घटना नहीं माना जाना चाहिए, इसे हत्या का कृत्य माना जाना चाहिए। इस हफ्ते अदालत में हालांकि बॉम्ब के बचाव पक्ष ने कहा कि प्रारंभिक सुनवाई में कुछ अहम सबूत पेश नहीं हुए, फिर भी जज ने हत्या के आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण पाए। अब एलन जैक्सन तर्क दे रहे हैं कि हत्या के 4 आरोप हटाए जाएं, लेकिन घोर लापरवाही से वाहन द्वारा हुई गैर इरादतन हत्या के आरोप नहीं, सिर्फ हत्या के आरोप हटाने की बात उन्होंने कही। इस याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह केवल 1 से 4 तक के आरोपों को खारिज कर दे और सिर्फ 1 से 4 तक के आरोपों को, हत्या के आरोप, क्योंकि उन आरोपों पर और सिर्फ उन आरोपों पर ही प्रारंभिक सुनवाई हुई थी। इस याचिका के अनुसार बुनियादी तौर पर दूषित हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने वही सबूत छुपा लिए जो बचाव पक्ष को प्रारंभिक सुनवाई में दिखाने की अनुमति देते। पीसीएच के उस हिस्से पर तेज गाड़ी चलाना, चाहे वो खतरनाक हो सकता है, निश्चित रूप से, यहां तक कि लापरवाह भी, ऐतिहासिक रूप से या वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसा नहीं था। एक ऐसा कार्य जिसका स्वाभाविक और संभावित परिणाम मृत्यु की उच्च संभावना से जुड़ा हो। यह याचिका इस बारे में नहीं है कि टक्कर विनाशकारी थी या नहीं, इस अदालत में हर कोई जानता है कि वह थी। ये याचिका इस बारे में भी नहीं है कि तेज गति से चलना स्वाभाविक रूप से खतरनाक है या नहीं। हाँ, है, इस पर हम सब सहमत हो सकते हैं। निहित दुर्भावना से हत्या के लिए सिर्फ त्रासदी और सिर्फ खतरा काफी नहीं है। उस अहम मानक को दोहराते हुए इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसी कृत्य के स्वाभाविक और संभावित परिणाम, जैसा कि एक अदालत ने कहा, लगभग निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बनेगा। यही गंभीर लापरवाही से वाहन चलाकर की गई गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच की सीमा है, और यही वो सबूत है जो अभियोजन पक्ष रक्षा पक्ष को देने में असफल रहा, और यही वो सबूत है जो सीधे उस सीमा से जुड़ा है। अदालत ने स्टैंटन याचिका में जैसी प्रक्रिया बताई वो सामान्य कानून के तहत खारिज करने की याचिका है। ये मायने रखता है, इसमें संवैधानिक मुद्दे हैं। यह याचिका व्यापक है क्योंकि यह सामान्य कानून के तहत खारिज करने की याचिका भी है, और जहां तक यह लागू होती है, एक नवीनीकृत 995 याचिका। कैलिफोर्निया कानून इसी उपाय को मान्यता देता है। ऐसा एक कारण से है क्योंकि जब महत्वपूर्ण साक्ष्य न दिए जाने से बचाव पक्ष श्री बॉम्ब की ओर से किसी महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता, यही इसका उपाय है। यह अदालत है। प्रारंभिक सुनवाई, जैसा कि अदालत भली भांति जानती है, प्रारंभिक सुनवाई केवल एक औपचारिकता नहीं है। यह इसलिए होती है ताकि बिना आधार वाले गंभीर आरोपों को छांट दिया जाए, इससे पहले कि प्रतिवादी को उन आरोपों पर मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाए। रक्षा पक्ष को गवाहों का सामना और जिरह करने का अधिकार है, और ऐसा करने के लिए अपने बचाव में सबूत पेश करने का अधिकार है। अभियोजन पक्ष के सबूत और आरोपों के तत्वों को चुनौती देने का अधिकार है, और जब प्रारंभिक सुनवाई में अनुकूल सबूत छुपा लिए जाते हैं, इससे होने वाला नुकसान यह कहकर ठीक नहीं किया जा सकता कि ठीक है, अब उनके पास है, वे इसका इस्तेमाल मुकदमे से पहले कर सकते हैं। नुकसान यह है कि मजिस्ट्रेट का यह निर्धारण कि आरोप के लिए पर्याप्त आधार है, जज एडबर्ग जो 3 मंजिल नीचे हैं, उनका यह निर्धारण कि आरोप के लिए पर्याप्त आधार है, अधूरी जानकारी के आधार पर की गई थी, और प्रारंभिक सुनवाई में श्री बॉम्ब के वैधानिक और संवैधानिक अधिकार, उन्हें उस समय इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया जब ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। अब जब आप इस मामले के कुछ तथ्यों को देखते हैं जो अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं, फ्रेजियर बॉम्ब इतनी तेजी से क्यों जा रहे थे, यह तय करता है कि मुकदमा किस दिशा में जा सकता है। अभियोजकों के मुताबिक विक्टर कोलांद्रा ने देखा कि फ्रेजियर बॉम्ब टक्कर से पहले तेज गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने बॉम्ब से रेड लाइट पर धीरे चलने को कहा, लेकिन फ्रेजियर तेज निकल गए और कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पेपरडाइन ग्राफिक अखबार के अनुसार विक्टर कोलांद्रा का कहना है कि जब वो और बॉम्ब इस रेड लाइट पर पहुंचे, वे देखते हैं कि फ्रेजियर बॉम्ब कार में है। उनका दावा है कि फ्रेजियर की सेल फोन उसकी टांगों के बीच स्टीयरिंग व्हील के नीचे था और शायद वो टेक्सटिंग कर रहे थे। और फिर उन्होंने कथित तौर पर फ्रेजियर से कहा, उद्धरण, अरे तुम्हें सावधान रहना चाहिए,
तुम खुद को चोट पहुंचा लोगे। वे बताते हैं कि लाइट हरी होते ही फ्रेजियर बॉब ने गाड़ी तेज भगाई और कुछ सेकंड में 4 लड़कियों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन एलन जैक्सन उस कहानी का विरोध कर रहे हैं जो अभियोजकों द्वारा पेश की गई है। उनका दावा है कि कैलेंड्रा ने उस रात जो देखा उसके बारे में झूठ बोला और उनका कहना है कि इसके सबूत के तौर पर सेलफोन डेटा मौजूद है। प्रारंभिक सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने लगभग पूरी तरह मिस्टर कैलेंड्रा की गवाही पर भरोसा किया। मिस्टर बॉम को एक बहुत ही खास तरीके से गैर जिम्मेदार और टकराव से ठीक पहले ध्यान भटका हुआ दिखाने के लिए मिस्टर कोलोंद्रा ने गवाही दी कि मिस्टर बॉल फोन पर टेक्सटिंग कर रहे थे। फोन उनकी टांगों के बीच स्टीयरिंग व्हील के नीचे था और उनके अंगूठे कीबोर्ड पर चल रहे थे। बाद में फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत और विश्लेषित किए गए फोन डेटा ने उस गवाही का पूरी तरह खंडन कर दिया। वह फोन रात 8:15 और 59 सेकंड से लॉक था। रात 8:30 और 6 सेकंड तक। हादसे से पहले के पूरे 15 मिनट के दौरान उस डिवाइस के साथ कोई यूजर इंटरैक्शन नहीं हुआ था। विशेषज्ञ ने बिना किसी शक के साबित किया कि श्री कुलोंद्रा की गवाही झूठी थी जब उन्होंने ये सुझाव दिया कि उन्होंने खुद श्री बॉम को दोनों अंगूठों से ऐसा करते हुए देखा था, कुछ इस तरह। जब उन्होंने ये सुझाव दिया कि उन्होंने खुद श्री बॉम को दोनों अंगूठों से कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करते और मैसेज करते हुए देखा था। वास्तव में वह एक झूठ था। आपने वो देख ही नहीं सकते थे क्योंकि वहां कोई मैसेजिंग नहीं हो रही थी, कोई गतिविधि नहीं हुई थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि श्री कोलांद्रा ने शपथ के तहत या अधिकारियों से झूठ क्यों बोला। हम इसे फिलहाल छोड़ते हैं और तर्क किसी और दिन के लिए रखते हैं। इस हफ्ते एलन जैक्सन के आरोपों के बाद अभियोजन पक्ष ने ऐसा जवाब दिया। तो अदालत प्रक्रिया के अनुसार समझती है कि फोन अभियोजन पक्ष के कब्जे में था, या शेरिफ के कार्यालय ने फोन को हैक करने की कोशिशें की क्योंकि हमारे पास पासवर्ड नहीं था। हमारे पास फोन का भौतिक डिवाइस था, लेकिन असल में हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो उसमें मौजूद एन्क्रिप्टेड डेटा है। अभियोजन पक्ष उस फोन का आंशिक डाउनलोड हासिल कर पाया, पूरा डाउनलोड नहीं कर पाए क्योंकि पासवर्ड नहीं था। हमने बचाव पक्ष को सूचित किया कि यह पूरा डाउनलोड नहीं था। हमने प्रारंभिक सुनवाई से पहले बचाव पक्ष को जो कुछ हम उससे निकाल पाए थे वह दे दिया था। उनके पास वो डेटा था। इससे यह पता चला कि टक्कर से ठीक पहले की अवधि में कोई टेक्स्ट, कोई कॉल या एप्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। यह बचाव पक्ष को मालूम था और इसका इस्तेमाल विक्टर कोलांद्रा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के उनके प्रयास के हिस्से के रूप में किया गया था, क्योंकि विक्टर कोलांद्रा पहले और फिर प्रारंभिक सुनवाई में कहा कि प्रतिवादी मैसेज कर रहा था। ये उसकी गवाही थी कि बाहर निकला और मैंने पूछताछ की। तुम्हें कैसे पता? नहीं जानते कि वो है। सवाल उठ रहा है कि क्या वो सच में अपनी स्थिति से ये बता सकता था कि प्रतिवादी सच में अपने फोन पर मैसेज कर रहा था या नहीं, और इस पर बचाव पक्ष ने उनसे जिरह की थी। एंड फोन डेटा के इस्तेमाल के बारे में बचाव पक्ष का कहना है कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। ये तब हुआ जब बचाव पक्ष ने सहमति मांगी थी, इस तथ्य को लेकर कि उस समय कोई भी टेक्स्ट या कॉल नहीं हुई थी। जो हमारे पास जो सबूत थे उसके आधार पर अभियोजन पक्ष ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि यही सबूतों की स्थिति थी। ये अब भी वही सबूतों की स्थिति है। वे जो कह रहे हैं वो ये है कि वे फोन प्राप्त करके और अनलॉक कोड हासिल करके, जो प्रारंभिक सुनवाई के बाद हुआ, और इस बारे में यहाँ अदालत में हमारी एक सुनवाई भी हुई। अदालत ने तभी ऐसा करने का आदेश दिया था कि किसी तरह वह अतिरिक्त जानकारी अब विक्टर कोलांद्रा को झूठा बना देती है, जो पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर देती है। बाउम ने कथित तौर पर दुर्घटना के बाद जांचकर्ताओं से कहा था कि 4 लड़कियों को टक्कर मारना एक दुर्घटना थी। उसका कहना है कि उसने कार से बचने के लिए मोड़ना पड़ा जो उसके बगल में थी और पहले ही उसकी ड्राइवर साइड के शीशे से टकरा चुकी थी। अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने दूसरी कार ढूंढ ली है। उनका कहना है उसमें नुकसान नहीं था।
अभियोजकों का कहना है कि फ्रेजर बॉम जानते थे कि तेज रफ्तार के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के बाद अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने उनसे उस अनुभव के बारे में बात की जहां उनके दोस्त एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा खुद उठाया क्योंकि उनसे पूछा गया था कि वे स्पीड किल्स वाक्यांश जानते हैं या नहीं। जैक्सन ने इस पर क्या कहा, देखें। उन्होंने उसके दोस्त के हादसे का हवाला दिया, ये तर्क देने के लिए कि उसके दोस्त कार दुर्घटना में तेज रफ्तार के कारण मारे गए थे। मिस्टर बॉम को पता होगा कि तेज रफ्तार से मौतें हो सकती हैं, सिवाय उस पल के जब अभियोजन पक्ष ने ये तर्क दिया। उनके पास एक पुलिस रिपोर्ट भी थी जिसमें यह बताया गया था कि उनके दोस्त की दुखद मौत का मुख्य कारण नशे में गाड़ी चलाना था। यह तेज रफ्तार नहीं थी। मुख्य कारण यह था कि उसका दोस्त गाड़ी चला रहा था और उसके रक्त में अल्कोहल की मात्रा 0.12 थी। उनके पास रिपोर्ट थी, लेकिन वो बचाव पक्ष को प्रारंभिक सुनवाई या उससे पहले नहीं मिली। इस हफ्ते जैक्सन ने कहा कि पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर तेज रफ्तार चलाना पुरानी समस्या है और अभियोजन पक्ष को प्रारंभिक सुनवाई के लिए कुछ अहम डेटा सौंपना चाहिए था। यह कुछ तथ्य है जो उस दोष मुक्त करने वाली जानकारी से जुड़े हैं जिसे हमने अदालत के सामने कई प्रदर्शनों में प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक सुनवाई और मामला निपटने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, रक्षा पक्ष को मिला जो अभियोजन पक्ष ने नहीं दिया। दुर्घटना संबंधी डेटा, कैलेट्रांस रिपोर्ट्स, शेरिफ की रिपोर्ट्स, लॉस्ट हिल स्टेशन की रिपोर्ट्स, सीएचपी मालिबू टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स, मालिबू शहर के दस्तावेज, कैप्टन C2, जैसा कि कोर्ट जानता है, लॉस्ट हिल स्टेशन पर कैप्टन थे, उनकी डिपोजिशन गवाही, शहर को दी गई उनकी प्रस्तुति सामग्री, सीनेट बिल 1270-1297 की सामग्री, स्टैंटेक सुरक्षा अध्ययन, एक विशेषज्ञ विश्लेषण। ये तो बस कुछ चीजें हैं जो हमने बरामद की हैं। ये सब कुछ हमने ही प्राप्त किया है और ये सब अभियोजन पक्ष की हिरासत और नियंत्रण में था प्रारंभिक सुनवाई से पहले। आंकड़ों से जो तस्वीर सामने आई है वो प्रारंभिक सुनवाई में पेश तस्वीर से काफी अलग है। जो सबूत हमने पेश किए हैं और जो अब हमने उजागर किए हैं वे दिखाते हैं कि PCH पर लगातार तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं। ये दिखाता है कि वहां बार बार टक्कर होती रहती हैं, एक के बाद एक। ये दिखाता है कि सरकार ने उन तेज रफ्तार की समस्याओं और बार बार होने वाली टक्करों को स्वीकार किया है और मालिबू में और उस खास हिस्से में एक गंभीर ट्रैफिक सुरक्षा समस्या को भी सरकार ने माना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे खास बात, वे आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि घातक टक्करें बहुत कम होती हैं। सिर्फ कम नहीं जज साहब, बल्कि तेज रफ्तार के मुकाबले में ये बेहद ही दुर्लभ हैं। चालानों की संख्या के मुकाबले, टक्करों की संख्या के मुकाबले। ठीक उसी 8 मील के हिस्से पर, और यहीं से मैं अपने तर्क का समर्थन करने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करूंगा ताकि अदालत को कुछ दृश्य मिल सकें। वहीं कार्बन कैनियन रोड और लॉस्ट फ्लोरेस कैनियन के बीच 8 मील का हिस्सा। इस मामले से पहले के 10 वर्षों में एस विटर्स, जो जैसा कि अदालत जानती है स्टेट वाइड इंटीग्रेटेड ट्रैफिक रिकॉर्ड सिस्टम एस विटर्स कहलाता है, ने 129 रिपोर्ट की गई टक्करों की पहचान की। वास्तविक केस लिस्टिंग और सरकार की रिपोर्ट इसे स्थापित करती हैं और यह सरकार के अपने डेटाबेस से चलाई जाती है, न कि हमारे बनाए डेटाबेस से। एक डेटाबेस जो उन्होंने बनाया और उनके पास है। फिर कैलट्रांस ने लगभग 50 अतिरिक्त टक्कर रिपोर्टें प्रस्तुत की जो स्विटर्स डेटा में शामिल नहीं थीं। तो हमारे पास स्विटर से 129 हैं और कैलट्रांस से अतिरिक्त 50, और वह भी प्रारंभिक सुनवाई के बाद बचाव पक्ष द्वारा समन के माध्यम से प्राप्त किया गया था और यह कभी भी इस डिस्कवरी में प्रस्तुत नहीं किया गया। मिलाकर ये लगभग 169 टक्करों की संख्या है जो पिछले 10 वर्षों में उसी सड़क के हिस्से पर हुई हैं। उस संयुक्त डेटा सेट में एकमात्र घातक टक्कर यही मामला है। एकमात्र घातक टक्कर यही मामला है। यह सीधे वस्तुनिष्ठ तत्व से जुड़ा है जज साहब। प्रारंभिक सुनवाई में प्रोसिक्यूशन का पूरा सिद्धांत इस बात पर टिका था कि सड़क के इस हिस्से पर तेज गति को ऐसे व्यवहार के रूप में देखा जाए जिसका स्वाभाविक और संभावित परिणाम मृत्यु की उच्च संभावना हो। यही उनका सिद्धांत था। वे इससे न भाग सकते न छुप सकते।
उन्होंने खुद ये कहा था। उन्होंने इस बारे में परिकल्पना भी की थी और यही उन्होंने जज एडबर्ग के सामने पेश किया था। लेकिन 10 साल का सरकारी डेटा, सरकार का छुपा इतिहास और इसका उल्टा दिखाता है। बार बार तेजी से चलना, बार बार एडवर्ड और एक भी दूसरी घातक टक्कर नहीं। उस सड़क के हिस्से पर 10 सालों में एक भी नहीं। हमारे पास वह डेटा नहीं था ताकि हम प्रारंभिक सुनवाई में जज एडबर्ग के सामने वह बात रख सकें। अभियोजकों ने जवाब में तर्क दिया कि सबूत नहीं छुपाए गए थे। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका ढांचा और बुनियादी जरूरतें। ऐसा लगता है कि बचाव पक्ष ने शुरू में तर्क दिया था कि 2 उल्लंघन हुए हैं और अब उन्होंने तीसरा मुद्दा उठाया है कि उनके पक्ष में जाने वाले सबूत उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसा लगता है कि ये चालान सांख्यिकीय जानकारी और पीसीएच पर टकराव से संबंधित शेरिफ की रिपोर्टें हैं। इनमें कोई भी प्रतिवादी से संबंधित नहीं था। यही पहली बात है जो दिमाग में आती है। दूसरा वो फोन है जो प्रतिवादी का था और पुलिस की हिरासत में था। और फिर तीसरा, और मैं इसे जल्दी से बता दूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये है आसानी से निपटा जा सकता है। ये रिपोर्ट वेंचुरा काउंटी शेरिफ के कार्यालय से है जिसमें श्री ओशन की टक्कर और मृत्यु के लिए डीयूआई को मुख्य कारण बताया गया है और ये गति को भी दर्शाता है। अब तीसरा बिंदु विशेष रूप से प्रतिवादी की व्यक्तिपरक समझ से संबंधित है। उसे पता था क्योंकि उससे ये सवाल पूछा गया था, क्या आप तेज रफ्तार जानलेवा है वाक्यांश से परिचित हैं? और उसने यह जानकारी सामने रखी। उसकी समझ मानव जीवन के लिए तेज रफ्तार से होने वाला खतरा समझना ही व्यक्तिपरक पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने खुद माना कि और भी कारण थे और उन्होंने यह तक कहा, मुझे पूरी कहानी नहीं पता। यह वही इंटरव्यू है जो उन्होंने अधिकारियों को दिया था, लेकिन उस मामले में उनकी समझ ही महत्वपूर्ण है, जो ये थी कि उनके दोस्तों की मौत में स्पीड एक कारण थी और वास्तव में ऐसा ही था। तो मैं नहीं समझता कि दूसरी जानकारी कैसे उनकी जानकारी को बाद में बदल सकती है। दूसरी बात जो हमें देखनी है वो ये है कि कोर्ट किस आधार पर ये समझ बना रहा है कि ये, जैसा कि बचाव पक्ष दावा कर रहा है कि ये बचाव पक्ष के पक्ष में है, और इसलिए उसमें से बहुत कुछ इस आधार पर आधारित है कि सिर्फ गति ही नंबर 1 अभियोजन पक्ष का सिद्धांत है और नंबर 2 वह मानक है जिससे अदालतें निहित तथ्यों को देखती हैं। इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। यह तब भी सच नहीं था जब मामला हुआ था, जब इसे दायर किया गया था। यह प्रारंभिक सुनवाई के समय भी सच नहीं था, यह अब भी सच नहीं है और यह मुकदमे में भी सच नहीं होगा। न्यायाधीश ने कहा कि हत्या के आरोप बरकरार रहें या नहीं। मेरे विचार में जिस साक्ष्य का खुलासा नहीं किया गया, मृत्यु की उच्च संभावना को समाप्त नहीं करते हैं और ये इस निष्कर्ष का समर्थन भी कर सकते हैं कि प्रतिवादी के कृत्य वास्तव में कृत्य हैं जिनके स्वाभाविक और संभावित परिणाम मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि इनमें मृत्यु होने की उच्च संभावना शामिल है। प्रारंभिक सुनवाई में किसी महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित नहीं किया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष पर साक्ष्य उजागर करने की संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं थी। सिर्फ यही इस याचिका को अस्वीकार करना अनिवार्य बनाता है। कोर्ट को यह सवाल उठाने की जरूरत नहीं कि साक्ष्य मजिस्ट्रेट के संभावित कारण संबंधी निर्धारण को प्रभावित करता या प्रतिवादी को मामला खारिज करवाने का अधिकार देता। लेकिन मान भी लें कि ब्रैडी या अन्य प्रकटीकरण संबंधी कानून के तहत संबंधित साक्ष्य प्रतिवादी को देना जरूरी था। गैर प्रकट किए गए साक्ष्य को मजिस्ट्रेट द्वारा सुने गए साक्ष्य में जोड़ने से इस मामले में मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये याचिका आदरपूर्वक अस्वीकार की जाती है। तो फ्रेजर बाम पर हत्या और घोर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई गैर इरादतन हत्या के 4 आरोप जारी रहेगा। उनका मुकदमा 5 सितंबर को शुरू होने वाला है। कानून और अपराध की प्रस्तुति ऑन द केस में फिलहाल बस इतना ही।
हमें YouTube और Spotify पर सब्सक्राइब करें और हम पीकॉक पर भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं क्रिश स्टीवर्ट हूं। हम आपसे अगली बार मिलेंगे।